पटना से नाथुला की यात्रा। 8 नवंबर 2010 की ठंड भरी काली रात। ठंड से कांपते ठिठुरते लोग पटना जंक्शन पर मित्रों के साथ रेलगाड़ी की प्रतीक्षा। गंतव्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अपने स्मारकों, सांस्कृतिक धरोहरों एवं विभिन्न परिवेश की पहचान और उनके संरक्षण को जानने की लालसा। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर अगली सुबह उतरते हैं। पहला पड़ाव था सिक्किम जाने का मार्ग में स्थित दार्जिलिंग। अर्थात दार्जिलिंग कहाँ है? सिक्किम जाने के मार्ग में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। मतलब दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में है। हरी भरी घाटियां और दूर दूर तक दर्शनीय हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएं। जैसे जैसे हम न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की पहाड़ियां चढ़ते गए, ठंड बढ़ती गई और स्वेटर पर जैकेट भी डालना पड़ा। टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह सालों भर बर्फ से ढकी रहने वाली कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटी को देखना अद्भुत था। कंचनजंगा की इस खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिवसीय प्रवास में जी भरकर देखने के बाद भी मन नहीं पड़ा। हम लोगों ने दार्जिलिंग में घूमने का आनंद यहाँ के अनेक आकर्षक स्थलों को देखकर उठाया। जहां दार्जिलिंग का चाय बागान, चिड़ियाघर ने लुभाया, वहीं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जिसको अजायब घर भी बोलते हैं, लॉयड बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्रमशः पशु पक्षी, तितलियां, हिमालयी जीव जंतुओं ने विशेष रूप से हम लोगों का मन मोह लिया। जूलॉजिकल पार्क व कुछ अन्य जगहों में हमने याक नामक एक पशु को देखा। उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि सिक्किम में यह भी पाया जाता है। बहुत ठंड वाले इलाके में शरीर के लंबे बालों की वजह से ही याक का रहना संभव हो पाता है। रोप वे पर सवार होकर बादलों के बीच से गुजरते हुए चाय बागान को देखना बड़ा आनंददायक रहा। हमारे मैदानी इलाकों में बादल हमसे दूर बहुत ऊपर दिखाई पड़ते हैं, परंतु यहाँ पर हम सभी बादलों के बीच थे और घाटियां बादलों से भरी थी। कभी कभी चाय बागानों में हमसे नीचे भी बादल दिख रहे थे। यहाँ से हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के लिए रवाना हो गए। पर्वतारोहियों के लिए चिड़ियाघर के नजदीक हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। पर्वतारोहियों के लिए चिड़ियाघर के नजदीक हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। यहाँ भारत के गौरव तेंजिंग नोर्गे की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। ठीक है। यहाँ एवरेस्ट का म्यूजियम एक रोमांचक यादगार है। यही मुझे तेंजिंग नोर्गे के बारे में कुछ जानकारी मिली, जो इस प्रकार है। पर्वतारोहियों के साथ तेंजिंग 20 साल की उम्र से ही कुली के रूप में जाते रहते थे। तेंजिंग यूं तो भारत के मूल निवासी बन गए थे, मगर उनका जन्म तिब्बत में हुआ था और बचपन के दिन उन्होंने नेपाल में बिताए थे। वैसे तो उन्हें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर देश विदेश के पर्वतारोहियों के साथ वे कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे। वे तुरंत सबसे दोस्ती भी कर लेते थे। 1947 में एक पर्वतारोही दल के साथ जाते समय अपने एक साथी वोग्डी नोर्बू, जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, उनको पीठ पर लादकर कई मील चलकर अस्पताल ले गए और इस प्रकार वोग्डी को बचाया। सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, पर चढ़े और विजयी का झंडा गाड़ा। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में हम लोगों ने काफी समय गुजारा और पर्वतारोहण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस संस्थान को माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में सन 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण लेना भी जरूरी होता है। पर्वतारोही दलों को अपने साथ टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए जरूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े इत्यादि लेकर जाना पड़ता है। अब भारत में पर्वतारोहण के कई संस्थान हैं। अनेक लोगों ने कई चोटियों पर विजय भी हासिल की है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में हम लोगों ने काफी समय गुजारा और पर्वतारोहण के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
हिमालय पर्वतारोहण संस्थान को माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। चलिए, इसके बावजूद हर दल के साथ ऐसा व्यक्ति जो वहीं का रहने वाला हो एवं पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत हो, कूली तथा गाइड के रूप में चलता है। ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। यह बहुत सम्मान का पद होता है। तेंजिंग नोर्गे को भी सिरदार कहा जाता था। ठीक है, उन्होंने अपने साथी को जब बचाया था तब उन्हें सिरदार की उपाधि मिली थी। संस्थान में पर्वतारोही के काम आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियां संजो कर रखी गई है। यहाँ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के पश्चात विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बारिश, आंधी, तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी का मुकाबला करना पड़ता है। उन्हें विशेष प्रकार के बने जूते और कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी ले जाने पड़ते हैं। संस्थान के सदस्यों ने बताया कि सिर की सुरक्षा के लिए सर्दी, गर्मी व बरसात में अलग अलग किस्म की टोपियां पहनी जाती है। आंख के लिए चश्मे और हाथ के लिए दस्ताने भी आवश्यक है। यहाँ हम लोगों ने बर्फ के बीच सोने के लिए विशेष प्रकार का स्लीपिंग बैग भी देखा। इसके पश्चात हम लोग प्रशिक्षण देखने गए। यहाँ पर पर्वतारोहियों को अपनी पीठ पर सामान लादकर बर्फ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधी ढलान पर उतरने का अभ्यास कराया जा रहा था। रस्सी, कुल्हाड़ी, कुदाल के सहारे चढ़ाई करवाई जा रही थी। सभी मजे लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। हाल फिलहाल ही बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। दार्जिलिंग की यात्रा के बाद हमने अगले पड़ाव गंगटोक के लिए प्रस्थान किया। गंगटोक समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। यह पहाड़ों के ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काटकर बसाया गया शहर है। ऊपर नीचे ढलानों पर बनी सड़कें और उस पर बिना हॉर्न बजाती कतार से चलती गाड़ियां। शहर के अंदर कहीं गंदगी का नाम और निशान नहीं। सभी दुकानों के आगे कचरे फेंकने के लिए डिब्बे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी किसी तरह का कचरा सड़क पर नहीं फेंका जा सकता। शाम के समय महात्मा गांधी सड़क का अद्भुत नजारा। साफ सुथरी चौड़ी सड़क के बीचों बीच फूलों भरे पौधों से सुंदर सजावट। दोनों तरफ सजी धजी दुकानें। सड़क के बीचों बीच लकड़ी, लोहे एवं पत्थरों से बने बेंचों पर बैठकर धीमे भारतीय संगीत के साथ चाय कॉफी की चुस्कियों का मजा ही कुछ और था। तरह तरह के फूल पौधों से सुसज्जित इस सड़क का दृश्य देखते ही बनता था। यहाँ सड़क के किनारे पगडंडियों पर लोग चलते हैं और कभी आराम करने के लिए सड़क के बीच इस सुसज्जित जगह पर बैठते हैं। तभी तो लगा हम अलग ही दुनिया में आ गए। सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है और यह पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा सा राज्य है। यहाँ मुख्यतः लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियां निवास करती है। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे, सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े एवं मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती है। गंगटोक में हम लोगों ने फूलों का बगीचा, बॉटनिकल गार्डन, रूमटेक मोंटेसरी आदि को देखा। रूमटेक मोंटेसरी करमापा का निवास भी है। रूमटेक मोंटेसरी करमापा बौद्ध धर्म गुरु का निवास भी है। यह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल भी है। रूमटेक मोंटेसरी करमापा कहना दूसरे में पीने अभी। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूमटेक मोंटेसरी जो है यह करमापा का निवास स्थान भी है। करमापा कौन थे? बौद्ध धर्म के गुरु थे और ये है गंगटोक में। ठीक है, इस तरह से यह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल भी हो जाता है। एक दिन हम लोग गंगटोक से 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग
14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला घूमने गए। यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जैसे जैसे हम गंगटोक से आगे बढ़े, ऊपर चढ़े, ठंड बढ़ती गई। इन पहाड़ों पर, इसका मतलब हुआ कि ऊपर चढ़ने से ठंड बढ़ेगी। घुमावदार सड़क सांप की तरह दिखाई पड़ रही थी। सड़क के एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट नीचे गहरी खाई थी। यह देखकर मन घबरा जाता था। आखिर नाथुला आ ही गया। बिछी हुई बर्फ की चादर के बीच हम सभी खड़े थे, उत्साहित और आनंदित थे। सभी ऊंचाई पर शान से लहरा रहा था सबसे ऊंचाई पर शान से लहरा रहा था अपना प्यारा तिरंगा। इतनी ऊंचाई पर तिरंगे का लहराना देख मन गर्व से भर गया। दूसरी ओर चीन देश का झंडा भी लहरा रहा था। अपने देश की सीमा के पर चौकस वीर सैनिक हम सबका मार्गदर्शन भी कर रहे थे। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। 50-60 सीढ़ियां भी चढ़ना मुश्किल हो रहा था। सांस फूलने लगी। सैनिक बर्फ पर न चलने एवं सीढ़ी पर रुक रुक कर चलने को कह रहे थे। बच्चों को दौड़ने के लिए मना किया जा रहा था। बच्चे तो ठहरे बच्चे, भला कहाँ रुकने वाले थे। एक बच्चा बेहोश हो गया। सभी चिल्लाने लगे, जल्दी कैंप में ले जाओ, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। सैनिक ने उसे तुरंत मेडिकल कैंप में पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चा स्वस्थ होकर वापस आया। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग से नाम से जाना जाता था। चीन के यात्री इसी कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोध गया तक जाते थे। हमने यहाँ लगभग 1 घंटा बिताया। ऊंचे पर्वतीय स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ वातावरण एवं शांत माहौल से सभी को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। ऐसी भावना के साथ हम सभी लोगों ने वापसी की यात्रा शुरू की। अध्याय 2, खेल। कुल मिला के अगर बात की जाए तो इसमें महत्वपूर्ण बात पर थोड़ा सा एक बार और गौर फरमाएंगे। दार्जिलिंग जो है यह सिक्किम जाने के मार्ग में आता है। अगर दार्जिलिंग की बात की जाए तो यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दार्जिलिंग की बात की जाए तो यह पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। उसके बाद टाइगर हिल। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की पहाड़ियां चढ़ते गए, ठंड बढ़ती गई और स्वेटर पर जैकेट भी डालना पड़ा। टाइगर हिल। कहने का ये मतलब हुआ कि टाइगर हिल जो है, टाइगर हिल ये कहाँ है? दार्जिलिंग में है। उसके बाद कंचनजंगा की बात की जाए तो ये जो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है सिक्किम के उत्तर पश्चिम में है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम में है और यह नेपाल की सीमा पर है। नेपाल की सीमा पर है। ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण बात जो आई थी
नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लॉयड बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क। ये था इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात था हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। ठीक है, यहाँ पे तेंजिंग नोर्गे का आदमकद मूर्ति लगा हुआ है। कहाँ? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में। ठीक है, यहाँ पर एवरेस्ट म्यूजियम भी है और इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में, 53 ईस्वी में। 54 में होना चाहिए। हाँ, इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो है 6000 फीट की ऊंचाई। एक और इम्पोर्टेंट बात है, श्रीमती निरुपमा अग्रवाल बिहार की है, जो कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की है। उसके बाद गंगटोक जो है यह समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है, सिक्किम की राजधानी है। और क्या था? और पहाड़ों को काटकर बनाया गया शहर है। ठीक है, महात्मा गांधी सड़क यहीं पर है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट था? उसके बाद सिक्किम में तीस्ता नदी बहती है। सिक्किम में तीस्ता नदी बहती है। तीस्ता नदी बहती है। चलिए, उसके बाद रूमटेक मोन्टेस्ट्री का करमापा यहीं पे है, बौद्ध धर्म के गुरु थे। उसके बाद गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर 14,500 की ऊंचाई पर नाथुला है। नाथुला जो है ना, यह भारत और चीन की तिब्बत की सीमा है। भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। फिर उसके बाद वापस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग खेल पढ़ेंगे। खेल की घंटी में 5 के सभी बच्चे अपने शिक्षिका के साथ खेल के मैदान में एकत्रित हुए। सभी बच्चे शिक्षिका से पूछने लगे, मैडम आज हम लोग कौन सा खेल खेलेंगे? कोई ऐसा खेल बताइए जिसमें हम सभी एक साथ खेल सकें। शिक्षिका सोच ही रही थी, तभी रेशमा आकर बोली, मैडम खो खो खिलाइए। ठीक है। मयंक, हम 21 बच्चे हैं, एक साथ कैसे खेल सकते हैं? सलमा बोली, गर्मियों की छुट्टी में जब मैं मामा जी के यहाँ गई थी, वहां पर बहुत सारे बच्चे मिलकर खो खो खेल रहे थे। मैरी कहती है, ठीक है हम लोग खो खो खेलेंगे, पर टीम कैसे बनाएंगे? सलमा कहती है, एक तरफ लड़कियां और एक तरफ लड़के होंगे। मैरी कहती है, लड़के तो कम और कुछ और तरीका सोचना होगा। कंचन, मेरे पास एक आइडिया है, पहले सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाइए और फिर 1-2 नंबर बोलेंगे। 1 नंबर वाला एक तरफ, 2 नंबर वाला एक तरफ हो जाएगा। सचिन, और हम तो 21 हैं, एक तरफ 11 और एक तरफ 10 बच्चे होंगे। ठीक है। कंचन बोला, हमें से कोई एक यह देखेगा कि हम खेलते समय नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। यह सुनते राहुल बोला, हाँ यह काम मैं करूंगा। इस तरह टीम बनाई गई। प्रश्न उठा कि टीम बैठेगी और कौन सी खड़ी होगी। मयंक ने टॉस करके समाधान भी कर दिया, यह खेल भी शुरू हो गया। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। टीम ए बैठ गई एक दूसरे के विपरीत दिशा में कि ये रानी खो बोलने के लिए खड़ी हुई। टीम बी में से सबसे पहले रिया, पिंकी और अब्दुल खो खो खेलने के लिए आए। रानी ने दौड़ते हुए मयंक की पीठ पर हाथ रखा, बोला खो। मयंक दौड़ा और रिया को छू लिया और रिया आउट हो गई। खेल चल रहा था कि घंटी बज गई। अरे यह घंटी इतनी जल्दी बज गई, समय का पता ही नहीं चला। कितना मजा आया खेलने में। यहाँ सब कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे। दूसरे सुबह सलमा तैयार होकर सुगदा के घर खेलने आ गई। सुगदा ने कहा, आज तो भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। ठीक है। राहुल भैया बता रहे हैं कि अखाड़े में 2 गांव के पहलवान बंटी और चेतन की कुश्ती होने वाली है। ठीक है। सलमा, तब तो मैं भी चलूंगी। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है।
इसमें पढ़ लेते हैं। कुश्ती का खेल खत्म होने के बाद चेतन पहलवान के समर्थक में खुशी। बंटी पहलवान भी चेतन पहलवान को बधाइयां देने आए। चेतन ने उन्हें गले लगाया। बंटी को समझाते हुए बोला कि अभ्यास करने की जरूरत है, थोड़ा और अभ्यास होता तो तुम जीत गए होते। सलमा चुपचाप खड़े होकर देख रही थी। उसको लग रहा था कि कब चेतन पहलवान के पास भीड़ हटे। वहां पहुंचे। जैसे ही भीड़ खत्म हुई, सलमा चेतन पहलवान के पास गई और पूछा कि ये कैसा खेल है जिसमें एक दूसरे को मारकर मिट्टी में गिरा दिया जाता है, क्या आप लोगों को चोट नहीं लगती? चेतन पहलवान बोला, यह भी एक खेल है, इसको खेलने में बहुत मजा आता है, पर इसमें बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। यह एक तरह का व्यायाम है अपने शरीर को हिष्ट-पुष्ट रखने का। इस तरह के अनेक खेल हैं जो हमारे देश और विदेश में भी खेले जाते हैं। व्यायाम के साथ साथ लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी इन्हें सीखते हैं। तुमने जूडो कराटे का नाम सुना होगा। हाँ, मैंने टीवी पर लड़कों को खेलते हुए देखा है। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट बात, लड़के लड़कियां उस तरह के खेलों को मार्शल आर्ट कहा जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जूडो कराटे को ही मार्शल आर्ट कहते हैं। यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि जूडो कराटे को ही मार्शल आर्ट कहते हैं। जूडो कराटे को ही मार्शल आर्ट कहते हैं। सलमा कहती है, यह मार्शल आर्ट क्या होता है? चेतन पहलवान बोला, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। इससे अपनी सुरक्षा की जाती है। प्रत्येक राज्य देश में परंपरागत ढंग से इस तरह का कला पीढ़ी दर पीढ़ी आती रही है। चाहे भारत में गुरु शिष्य परंपरा से कुश्ती हो या जापान का सूमो। कहने का मतलब कि सूमो भी जूडो कराटा को ही कहते हैं। जूडो कराटा, मार्शल आर्ट और सूमो। सिख समुदाय का गतका आज के समय में जूडो कराटे ये सभी मार्शल आर्ट हैं। यह सभी, गतका भी मार्शल आर्ट है। इसकी भी कहानी लगता है खत्म हो गई। गतका एक मार्शल आर्ट है। यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था। उसी दौरान गतका खेला जाता था। गतका सिखों के सैन्य रूप का हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया। सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया। गुरु गोविंद सिंह। खेल के काल बैसाखी में लोग खेलते हैं। खेल के लाभ के बारे में हमने जाना कि खेल के अलावा बहुत सी चीजें हैं जो शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाए रखने में काम आती है। ऐसा ही व्यायाम या योग भी है। हमारे देश में प्राचीन काल से लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम या योग करते आ रहे हैं। व्यायाम को किसी प्रशिक्षक से सीखना चाहिए। आपने अपने घर व्यायाम देखा होगा। ठीक है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 कहानी खत्म है। अब है बीजों का बिखरना। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसबुटिया चंद्रमंडी के बच्चे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के मंदिर का दर्शन करने जमुई जिला में है। सिकंदरा प्रखंड है। लछवाड़ गांव है। इसे जैनियों का समूह भगवान महावीर की जन्मस्थली मानता है। मतलब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के मंदिर का दर्शन करने जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछवाड़ गांव आए थे। जैन धर्म एक मिनट। यहाँ पे जैन धर्म के
24वें तीर्थंकर, तीर्थंकर वर्धमान महावीर। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था महावीर मंदिर का दर्शन करने जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड के लछवाड़ गांव में। जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड, सिकंदरा प्रखंड के लछवाड़ गांव में। हाँ, सभी बच्चे मंदिर प्रांगण में घूम रहे थे, तभी ईला की नजर मंदिर की दीवार पर पड़ी। वहां पीपल का एक छोटा सा पौधा दिख रहा था। उसने कहा, दीवार पर पीपल का पौधा कैसे उगाया? सब लोग दीवार पर उगे पीपल को देखने लगे। यीशु ने कहा, हमारे घर की 4 दीवारी पर भी इस तरह से कुछ पौधे उगे हुए हैं। शिवांगी बोली, अपने विद्यालय के पुराने भवन में भी कुछ पौधे उग आए हैं। शिवांगी ने शिक्षिका से पूछा, पेड़ पौधे दीवारों पर कैसे उगाते हैं? शिक्षिका ने कहा, जब किसी पेड़ पौधे का बीज किसी भी तरह से कहीं पहुंच जाता है तो वहीं वह अनुकूल परिस्थितियां ढूंढने लगता है, और यदि मिट्टी, पानी, ताप, हवा समुचित मात्रा में मिले तो वह अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर बढ़ने लगता है। ईरा बोली, पौधों के बीज इधर उधर कैसे चले जाते हैं? शिक्षिका ने कहा, भिन्न भिन्न पौधों के बीज भिन्न भिन्न तरीके से इधर उधर जाते हैं। किसी बीज को हवा उड़ा कर ले जाती है, कोई पानी में बहकर चला जाता है, कोई अपने फलों के फटने के बाद बिखर जाता है, किसी बीज को पशु पक्षी के स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। मनुष्य भी अपनी आवश्यकता अनुसार बीजों को नियंत्रित तरीके से बिखेरता है। ईरा बोली, पौधों के बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का राज क्या है? शिक्षिका बोली, इसे जानने के लिए आइए पहले विचार करें कि अगर किसी पेड़ पौधे जैसे इमली या नींबू के सारे बीज के पेड़ के नीचे ही गिर जाए तो क्या होगा? यीशु बोली, सभी बीज उग जाएंगे। शिवांगी बोली, नहीं, कुछ ही बीज उगेंगे। ईरा बोली, कोई बीज नहीं उगेगा। ईरा बोली, अगर बीज उगेंगे तो भी वे बढ़ नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। शिक्षिका बोली, बच्चों, आप सभी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। पेड़ पौधे तभी वृद्धि कर पाते हैं जब उन्हें पर्याप्त स्थान। प्रोजेक्टर ऑफ कर दो, प्रोजेक्टर ऑफ कर दो। शिक्षिका बच्चों, आप सभी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। पेड़ पौधे तभी वृद्धि कर पाते हैं जब उन्हें पर्याप्त स्थान, हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश आदि मिलता है। पौधे के बीज को ये सब आसानी से उपलब्ध हो सके, इसलिए वे अपनी मातृ पौधे से बिखरकर दूर दूर तक चले जाते हैं। इससे पेड़ पौधे की प्रजाति सुरक्षित रहती है, उनका विस्तार होता है। बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को बीजों का बिखरना कहते हैं। यीशु कही, दीदी, बीजों के बिखरने के बारे में हमें विस्तार से बताइए। तरह तरह से बीज बिखरते बीज। शिक्षिका, बीज अपनी संरचना के आधार पर अपने बिखरने का माध्यम चुनता है। शिक्षिका, बीज अपनी संरचना के आधार पर अपने बिखरने का माध्यम चुनते हैं। आइए समझें कि किस तरह के बीज अपने बिखरने हेतु कौन से माध्यम का उपयोग करते हैं। चटक कर बिखरने वाले बीज। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज सरसों के दाने की तरह छोटे छोटे और गोलाकार होते हैं। वे फलियों के सूख कर पटने के बाद बिखर जाते हैं। हर सिंगार या गुल मेहंदी के बीज फटकर या चटक कर बिखरते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि
हर सिंगार या गुलमेहंदी के बीज पटकर या चटक कर बिखेरते हैं। हर सिंगार या गुल मेहंदी के बीज फटकर या चटक कर हर सिंगार या गुल मेहंदी के बीज पटकर या चटक कर बिखेरते हैं। हवा में उड़ने वाले बीज। कुछ बीज बहुत हल्के फुल्के होते हैं, उनके चारों ओर रोए होते हैं या पंख की तरह पतली झिल्ली होती है और ये हवा में दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं। कपास के बीज उड़कर बिखरते हैं। पानी में तैरकर बिखरने वाले बीज। फल। कुछ पौधों के फल पानी में तैरकर एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ऐसे फल हल्के एवं पानी में तैरने वाले होते हैं। कमल एवं कुमुदनी के पौधे के फल पानी में बहते हुए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। फल के सड़ गल जाने से बीज बिखर जाते हैं। कमल का बीज व काटा हुआ फल। जानवरों की सवारी। बीजों के बिखरने में पशु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोखरू की तरह कांटेदार बीज या कुछ घास के बीज पशुओं के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पक्षियों द्वारा बिखराव। कुछ पौधे बीज चिपचिपे होते हैं। जब पक्षी इनके फल को खाते हैं तब ये बीज उनकी चोंच पर चिपक जाते हैं। पक्षी जब किसी अन्य जगह पर जाकर चोंच से बीज को छुड़ाते हैं तो ये बीज नई जगह पर पहुंच जाते हैं। लसोड़ा के बीज को छू कर देखिए, जिनका बिखरना पक्षियों के द्वारा होता है। कई फल ऐसे होते हैं जिन्हें पक्षी बीज सहित खा जाते हैं। फल तो उनके पेट में पच जाता है किंतु बीज नहीं पच पाता है, वह मल के साथ बाहर निकल आता है और जहां गिरता है वहीं अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो जाता है। बीजों का बिखरना न केवल पौधों की प्रजातियों को हजारों वर्षों से बचाकर रखने में सहायक रहा है, बल्कि इससे अलग अलग जगहों पर रहने वाले मनुष्यों को भी उपयोगी फल फूल वाले पौधे मिलते रहे हैं। प्रकृति भी बीजों के बिखेरने में सहायता पहुंचाती है। उनके बिखेरने हेतु बीजों में उपयुक्त अनुकूलता भी उत्पन्न करती है। अब है 4 नंबर का मेरा बगीचा। चटक कर बिखेरने वाले बीज। हर सिंगार या गुलमेहंदी के बीज पटकर या
चटक कर, बिखेरने वाले बीज, हर श्रृंगार हर श्रृंगार गुल मेहंदी, हवा में उड़ने वाले बीज, कपास, हवा में उड़ने वाले बीज कपास। गोखड़ू का बीज, जानवरों के शरीर में सटकर, जानवरों के शरीर में चिपक कर, बिखरने वाले बीज। नहीं, गोखड़ू का बीज के बाद चटक कर बिखरने वाले बीज, गोखड़ू के बीज, पानी में तैरकर, कमल का बीज व काटा हुआ फल, पानी में तैरकर, बिखरने वाले बीज, कमल। उसके बाद पक्षियों का बिखराव, पक्षियों के माध्यम से बिखरने वाले बीज में हो जाएगा लसोड़ा का बीज, पीपल, बरगद, अमरूद। पक्षियों के माध्यम से बिखरने वाले बीज, लसोड़ा। पीपल के बाद अमरूद, अमरूद, अमरूद। अमरूद, बरगद भी, बरगद भी। इसके बाद है इसके बाद हो गया, अब है मेरा बगीचा। मेरे पिताजी का तबादला राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ नामक कस्बे में हुआ। मतलब लक्ष्मणगढ़ राजस्थान में है, राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ है। उन्होंने वहां घर ले लिया था।
जल्दी ही उन्होंने वहां घर ले लिया था। जल्दी ही मुझे व माँ को भी वहां जाना था। अंततः वह दिन भी आ गया जब मैं वहां पहुंची। पिताजी हमें लेने आए थे। पिताजी ने नए घर में के बारे में बताया और हम सब घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद एक दिखी। उस चारदीवारी के अंदर एक जैसे अलग अलग बहुत से घर थे। पिताजी ने बताया कि यह कॉलेज का कैंपस है और यहाँ हमारा घर भी है। चार दीवारी के अंदर घुसते समय देखा कि वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड था। बोर्ड पढ़ने पर पता चला कि हमारे कैंपस में तितलियों की 17 प्रजातियां तथा पक्षियों की 87 प्रजातियां हैं। हमारे कैंपस में तितलियों की 17 प्रजातियां और पक्षियों की 87 प्रजातियां हैं। मैंने सोचा कि यहाँ केवल तितली व पक्षियों के बारे में ही लिखा है, पेड़ पौधों जानवरों के बारे में नहीं। स्कूलों से जब हर्बेरियम के लिए फूल पत्ती एवं पौधों के 10 अलग अलग किस्म इकट्ठा करने को कहा गया तो मैंने सोचा कि कैंपस में घूमकर इकट्ठा कर लूंगा। माँ ने बताया यही घास वाले बगीचे के आसपास देख लो। घास वाले बगीचे में ही मुझे 11 तरह के पौधे, फूल, पत्ते और किसी किसी में फल भी मिल गए। हर्बेरियम क्या है यह तो पता नहीं था, मगर इसके बारे में सोचने के बजाय पौधों को देखने लगा। जहाँ एक ही प्रकार के पौधों को दूब या घास उगाकर घास वाला बगीचा बनाया गया हो, वहां आखिर इतने तरह के पौधे आए कहां से? मैं हैरान हो गया। मैंने घर के पास वाले तालाब में देखा तो मैंने अपने घर के पास वाले तालाब में तो अभी तक देखा ही नहीं था। पता नहीं और कितने प्रकार के पौधे वहां पे होंगे। पौधे छांटते समय दूब घास के पौधों पर मेरी नजर गई। याद आया माँ ने पूजा के लिए एक जैसे 3 पत्ते वाला दूब मांगा था। मैं हर्बेरियम के लिए इकट्ठा किए गए पौधों, पत्तों और फूलों को एक तरफ छोड़ रखा था। 2 एक जैसे दूब पौधे ढूंढने में लगा हुआ था। काफी देर तक उलझा रहा। आप भी अपने घर के पास दूब के एक जैसे पौधे ढूंढने की कोशिश कीजिए। जड़ के पास पानी डालकर खुरपी या ऐसी किसी चीज से पौधों को निकालिए। करीब करीब एक जैसे 2 खूब घास के पौधे निकालिए और उनको गौर से देखिए। उनका परीक्षण कुछ इस प्रकार से कीजिए। हर्बेरियम कैसे बना रहे? मैं तो हर्बेरियम के लिए इकट्ठा किए गए पौधों के बारे में भूल ही गया था। मैंने देखा कि सारी पत्तियां सिकुड़ गई, सारे पौधे भी सूख गए और कुछ फूल भी सिकुड़ गए। माँ को बताने पर माँ ने कहा बेटा एक एक पौधे को अखबार के मोड़ के अंदर तह लगाकर रखना होता है, फिर इस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना होता है। पौधे सूखते हैं मगर सिकुड़ते नहीं है। फिर इसका एल्बम तैयार करना होता है। मतलब कि एक एक पौधे को कागज में रखकर वजनदार वस्तु से दबाकर एक प्रकार के एल्बम को हर्बेरियम कहते हैं। मैं अपने हर्बेरियम में पौधों को भी शामिल करना चाहता था, इसलिए पौधों की खोज का काम जारी रहा।
एक दिन पास के तालाब में कुछ ऐसा पौधा देखा। घास वाले बगीचे में लगे पौधे तो ऐसे थे। हमारे कैंपस में बहुत सारे बबूल के पेड़ हैं, कुछ कैक्टस भी हैं। माने तो रेत भरे गमले में कैक्टस की कुछ किस्मों को भी लगाया है। घास वाला बगीचा या तालाब में उगे पौधों में कैक्टस जैसा इतना मोटा हरा तना या कांटे तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। मैंने सुना कि बबूल और कैक्टस तो मरुभूमि के पौधे हैं, जबकि मुझे ये और भी जगह दिखे, जैसे कोलकाता में, दिल्ली में तथा गंगटोक में। कहने का मतलब बबूल कैक्टस मरुभूमि के पौधे हैं। बबूल तथा कैक्टस मरुभूमि के पौधे हैं। मैंने लगाई प्रदर्शनी यहां से। मुझे कैंपस के पेड़ पौधों के बारे में जानने की इतनी इच्छा थी कि मैं अब हर नए दिखने वाले पौधे की एक पत्ती और फूल इकट्ठा करने लगा। लोगों से नाम भी पूछता रहा। कहीं कहीं पौधों के पास उनके नाम भी लिखे हुए थे। इस प्रकार मुझे उनके नाम भी मिल जाते। माँ ने कहा, कई बार पेड़ पौधे जहां उगे हों वहीं देखकर पहचानना आसान होता है, न कि सिर्फ एक पत्ती या फूल से। मैंने लगाई प्रदर्शनी। मैंने घूम घूम कर लोगों से बातचीत कर 40 पौधों को इकट्ठा किया और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की। मैंने उनकी प्रदर्शनी बनाकर मैडम की मदद से स्कूल के बोर्ड पर लगा दी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कई तरह के जीव जंतु भी मेरे कैंपस में हैं। ऐसा मेरे कोलकाता वाले भैया के घर के पास आसपास तो नहीं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। जहां जहां इंपॉर्टेंट नहीं है वहां वहां भगा करके वीडियो को देख लेने की कृपा करेंगे। कुछ जवाब मेरे मन में है जो इस प्रकार है। हमारे यहाँ इतने तरह के पेड़ पौधे हैं, इसलिए इतने तरह के पशु पक्षी हैं। मगर कोलकाता में मेरे भैया के घर के पास पेड़ पौधे नहीं है, एक नाला है, इसलिए शायद सिर्फ मच्छर और कभी कभी कोई दिखाई देते हैं, बस। वैज्ञानिक पेड़ पौधे एवं जंतुओं के अंतर और समानताओं के आधार पर कई तरह की खोज खबर करते रहते हैं। कई बार इन सभी का समूह बनाते हैं, गहराई से जांच पड़ताल भी करते हैं। कागज मजबूत या कमजोर, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैंने पढ़ा था इसको पहले। अब है ऐतिहासिक स्मारक। बहुत बेबी आई है। चैप्टर है ये। यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आएगा। ऐतिहासिक स्मारक। छुट्टी के दिन जरताज, सना और जैनब अपने पापा के साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने गए। छुट्टी के दिन जरताज, सना और जैनब अपने पापा के साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने गए। सना ने शिक्षक से पूछकर निम्न बातों को अपनी डायरी में नोट किया था। हम लोग जिसे नालंदा खंडहर कहते हैं, वास्तव में यह प्राचीन काल में एक विशाल विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। संसार का
प्रथम आवासीय विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई। नालंदा की स्थापना नालंदा की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के शासनकाल में। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में। पांचवी शताब्दी में जरताज ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी और जाना। इसमें 10,000 से भी अधिक छात्र थे और लगभग 2,000 से अधिक शिक्षक थे। इस ज्ञान केंद्र ने विश्व के कोने कोने से विद्वानों तथा छात्रों को आकर्षित किया। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि से लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए आते थे। जैनब ने सूचना पट्टी पढ़कर नोट किया 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। चीनी यात्री वेनसांग यहाँ आकर पढ़े। 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे। ये रहा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। पहली बात, गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा स्थापना 5वीं शताब्दी में। अलग में लिखेंगे। पांचवी शताब्दी में। दूसरी बात, संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय। तीसरी बात, 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक। दस हजार विद्यार्थी तथा 2,000
2000 शिक्षक। दूसरी बात 10,000 विद्यार्थी और 2000 शिक्षक। तीसरी बात कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया था तुर्की। कोरिया, चीन, जापान, इंडोनेशिया, तिब्बत तथा तुर्की से विद्यार्थी आते थे। उसके बाद वेनसांग भी यहीं आए थे, चीनी यात्री वेनसांग। चीनी यात्री वेनसांग फंस गया है। चीनी यात्री वेनसांग इसी विद्यालय में आए थे। उसके बाद 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उत्कर्ष रहा। 12वीं शताब्दी के अंत तक अंत हो गया। यहां इसको लिख देंगे 8वीं से 12वीं शताब्दी तक उत्कर्ष काल रहा और 12वीं शताब्दी के अंत तक समाप्त हो गया। ठीक है। उसके बाद गाइड ने बताया कि इस विश्वविद्यालय का भवन प्राचीन कला का बेहतरीन नमूना है जो चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा था। इसका मुख्य द्वार शानदार था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण थे, 10 मंदिर थे और अनेक ध्यान केंद्र था। कहने का मतलब आठ प्रांगण थे। 8 प्रांगण थे। दस मंदिर थे। 10 मंदिर थे और अनेक ध्यान केंद्र, अनेक ध्यान केंद्र थे। पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था।
पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था, जो 9 मंजिली इमारत में स्थित थी। 9 मंजिली इमारत में स्थित 3 पुस्तकालय थे। ठीक है, रत्नदधि, रत्नरंजक और रत्न सागर। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय, क्या था? रत्नदधि, रत्नरंजक, रत्न सागर। रत्न दधि, रत्नरंजक, रत्न सागर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जरताज, सना और जैनब के पापा ने भी विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की। इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे, जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में दाखिला देते थे। द्वार पर 4 पंडित होते थे। द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे। 4 द्वार पंडित होते थे, जो कि प्रवेश परीक्षा लेने का काम करते थे। इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे, जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। हम लोगों को खुश होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है। प्राचीन विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। नालंदा विश्वविद्यालय की मरम्मती कार्य डॉक्टर अमर्त्य सेन की देखरेख में हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। बिहार के स्मारक। बिहार प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों से भरा पड़ा है। चाहे मगध की राजधानी गिरिव्रज हो या पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना, नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय या भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय बोध गया महात्मा बुद्ध के लिए विख्यात है और वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली के लिए। बिहार में सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान पटना साहिब और सूफी संतों का केंद्र भी यही राज्य रहा है। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का राज्य भी रहा। उसने जन कल्याणकारी संदेशों के साथ अनेक स्तंभ बनवाए,
जो आज भी नंदनगढ़ लोरिया कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं। मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। पटना संग्रहालय दर्शनीय है तो पटना का गोलघर भी अद्वितीय है। गोलघर के ऊपर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा दर्शन खूब अच्छे तरीके से किया जा सकता है। औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर, पावापुरी का जल मंदिर अद्भुत है। इन स्मारकों की वजह से हमें गर्व है। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है। उस समय सीमेंट की जगह सुर्खी चूना, उड़द की दाल, छोवा तथा गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है। उस समय सीमेंट के जगह सुर्खी चूना, उड़द का दाल, छोवा, गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। कहने का मतलब यह हुआ कि मगध की राजधानी कहां थी? मगध की राजधानी कहां थी? गिरिब्रज, जिसको कि आजकल राजगीर कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। महात्मा बुद्ध का के लिए बोध गया प्रसिद्ध है। यहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में। बिहार प्राचीन काल में सम्राट अशोक का भी राज्य रहा था। सम्राट अशोक ने अनेक स्तंभ बनवाए। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ जो है हम नंदनगढ़ में देख सकते हैं, लौरिया में देख सकते हैं और कोल्हुआ में देख सकते हैं। मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा बौद्ध स्तूप है। विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा बौद्ध स्तूप यह है केसरिया में, मोतिहारी के केसरिया में। केसरिया मोतिहारी में। अच्छा, यहां पर है कुछ बात। औरंगाबाद, देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में। देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद।
और उसके बाद जल मंदिर पावापुरी। कहानी खत्म। हाँ, ये तुर्की, चूना, उड़द की दाल, खोवा और गोंद का इस्तेमाल हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में। अब है सिंचाई के साधन। दानिश और सारा दीपावली की छुट्टियों में नाना नानी के घर गए। एक दिन वे दोनों घूमते हुए खेत की ओर चले गए। धान के हरे भरे खेतों को देखकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि सारे खेत हरे भरे नहीं थे। कुछ खेतों की जमीन सूखी थी। सारा बोली, देखो ये जमीन तो बिल्कुल सूखी है, इस पर तो कुछ नहीं उग रहा। दानिश बोला, ठीक कह रही हो। सारा बोली, जब हम गर्मी में आए थे तब भी खेत सूखे थे, जमीन में दरारें पड़ी थी। दानिश ने कहा, लेकिन तब कुछ भी हरा भरा नहीं दिखता था, सिर्फ कुछ पेड़ थे। दानिश कहता है, देखो सारा, कुछ खेतों में तो पानी भरा है, जैसे पानी बरसा हो। ऐसा क्यों? जैसे पानी बरसा। सारा कहती है, चलो नाना जी से पूछते हैं। दानिश कहता है, नाना जी, पिछले 1-2 दिनों में तो बारिश नहीं हुई, फिर भी कुछ खेतों में पानी भरा, जबकि कुछ खेतों की जमीन बिल्कुल सूखी है। ऐसा क्यों? नाना जी कहते हैं, लगता है उन खेतों में सिंचाई नहीं हुई है। सारा कहती है, नाना जी, खेतों में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नाना जी कहते हैं, पौधों को फलने फूलने एवं बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ पौधों में ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो कुछ को कम। जब कभी खेतों में वांछित मात्रा से पानी कम हो जाता है तो उसमें विभिन्न साधनों से सिंचाई करके पानी पहुंचाना होता है। सारा कहती है, धान के पौधे को इतना पानी कहाँ से मिलता है? नाना जी कहते हैं, आमतौर पर धान के बीज वर्षा के मौसम में बोए जाते हैं। वर्षा का पानी खेतों में इकट्ठा हो जाता है, जो धान की फसल के लिए उपयोगी होता है। जब पानी की कमी हो जाती है तो हम सिंचाई के द्वारा पानी की व्यवस्था करते हैं। हमारे गांव में इसके लिए सरकार ने कई कुएं खुदवाए हैं, जिसमें मोटर पंप लगाकर किसान खेतों तक पानी ले जाते हैं। निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई कहलाता है। इस तरह की व्यवस्था कोडाहट कहते हैं। नलकूप की व्यवस्था ये हो गई और नहर की व्यवस्था ये होगी। परंपरागत रूप से लोग नदियों, तालाबों एवं कुओं से सिंचाई करते थे। पानी की बढ़ती जरूरत सिंचाई के अन्य साधनों के आविष्कार का आधार बना। नलकूप जैसे सिंचाई के नए साधन खोजे गए। जितना खाओ उतना पाओ। विनायक अपने हाथों में समाचार पत्र लेकर अपनी माँ के पास दौड़ा आया और बोला, माँ देखिए अखबार में क्या छपा है। विषाक्त भोजन खाने से 20 लोग बीमार, कई लोगों की हालत चिंताजनक। माँ झट से विनायक के हाथों से अखबार लेकर पढ़ने लगती है। पूरा समाचार अपने काम ओहो, चलते हैं आगे। विनायक अपने हाथ कहा। शेखपुरा के रूपनी पोखर मोहल्ले में एक बारात आई थी। बारातियों के स्वागत में कई प्रकार के भोज्य पदार्थ बने थे।
सभी बारातियों ने छक्कर भोजन किया। भोजन करने के आधे घंटे बाद ही उन्हें उल्टियां होने लगी। कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठने लगी। उन्हें पास ही के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक ने बताया कि विषाक्त भोजन करने से बारातियों की तबीयत खराब हो गई है। खाद्य निरीक्षक ने खाद्य पदार्थों की जांच कर बताया कि नकली मिलावटी मसालों, भोजन में स्वाद के लिए रासायनिक पदार्थों के प्रयोग तथा दाल खट्टी हो जाने के कारण भोजन विषाक्त हो गया, जिसे खाने से बारातियों की हालत गंभीर हो गई। मां ने समाचार पढ़ने के बाद कहा, अधिक गर्मी से भी भोजन को बासी हो जाने पर खाद्य पदार्थों के स्वाद खत्म होने लगते हैं। धीरे धीरे भोजन खट्टा हो जाता है। ऐसे खराब या संदूषित भोजन खाने से हमें बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है। हमें खट्टा या बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए। विनायक ने कहा, हमें पता कैसे चलेगा कि भोजन खराब हो गया? मां ने कहा, भोजन ज्यादा समय तक बासी पड़ा रहता है या खराब हो जाता है, उसके रंग गंध में अंतर आने लगता है। तुम चाहो तो 2-3 तरह के खाद्य पदार्थों को 2-3 दिन तक रखकर उसमें होने वाले परिवर्तन को देख सकते हो। विनायक ने कहा कि अब मुझे समझ में आया कि लोग बासी खाना क्यों फेंक देते हैं। इससे तो पैसे और स्वास्थ्य दोनों की बर्बादी होती है। माँ बोली, हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ बहुत बड़ी आबादी को दोनों समय भरपेट भोजन नहीं मिलता, वहाँ खाना खराब होने या बर्बाद करना एक तरह का अपराध है। खराब भोजन हमारे लिए अनुपयोगी होता है। शादी, विवाह, भोज भंडारे में तो और भी ज्यादा भोजन की बर्बादी होती है। विनायक ने कहा, तब तो माँ हमें हमेशा ताजा भोजन ही करना चाहिए तथा जितना खाना खा सके उतना ही बनाना चाहिए। विनायक ने पूछा कि माँ, बर्बाद खाने को बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता? माँ कहती है, हमें अनावश्यक या अधिक भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए। जितना भोजन लोग कर सकते हो उतना ही भोजन बनाना चाहिए। खाना फिर भी बच जाए तो उसे ठंडी जगह या फ्रिज में रखना चाहिए। विनायक ने पूछा, माँ, अगर लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखना हो तो क्या करना चाहिए? मां ने कहा, लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना हो तो उसमें से पानी का अंश निकाल देना चाहिए। अचार, मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थ इसलिए लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। रॉस की जंग मलेरिया के संग। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। मच्छर मलेरिया के जीवों के वाहक हैं। उनके ही द्वारा मलेरिया के कीटाणु फैलते हैं। यह तथ्य जानने में वर्षों लग गए। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में एक महान चिकित्सक हुए। उनका नाम था रोनाल्ड रॉस। इनके अथक प्रयत्न से ही हम मलेरिया के बारे में परिचित हो सके। रॉस का जन्म भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। वे हमेशा सपनों की दुनिया में खोए रहते थे। अपने आसपास को देखकर चित्र बनाना, कविताएं लिखना उनका प्रिय शौक था। 8 साल की उम्र में उन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। महज 14 साल की उम्र में वहां एक प्रसिद्ध स्कूल में उन्हें गणित के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार में मिली किताब से गणित में उनकी रुचि बढ़ी। तभी पिताजी ने कहा कि डॉक्टरी पढ़ो। सपने देखने वाले रॉस ने बहुत परिश्रम से मेडिकल की परीक्षा पास की। उन्हें डॉक्टर बनकर वापस भारत आने का मौका मिला। उस समय यहाँ मलेरिया फैला हुआ था। मलेरिया के संक्रमण से अनेक लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे थे। कुनैन की पत्तियां ही इसका एकमात्र इलाज थी। मलेरिया कैसे फैलता है तथा इसका समुचित रोकथाम कैसे हो सकता है, यह किसी को नहीं पता था। रॉस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मलेरिया से बचाव का उपाय ढूंढने में लग गए। पूर्व में
मलेरिया के इलाज के लिए कुनैन का पत्ता उपयोग होता था। कुनैन का पत्ता उपयोग होता था। ठीक है। अपने काम के दौरान उन्होंने पाया कि जहां मच्छर ज्यादा है वहां मलेरिया का प्रकोप भी ज्यादा है। यद्यपि उस समय वे मच्छर और मलेरिया के बीच के संबंध को समझ नहीं पाए, तथापि उन्होंने लोगों को मच्छरों से बचने की सलाह देनी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि घर के आसपास पानी जमा होने नहीं दें, नाली को ढककर रखें ताकि वहां मच्छर नहीं पनप पाए। मलेरिया के बारे में प्रायः वे अपने वैज्ञानिक मित्रों के साथ चर्चा करते रहते थे। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक मित्र ने कहा कि मच्छर ही तो मलेरिया नहीं फैला रहे हैं, लेकिन इस बात को जानने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तब तक मलेरिया की बीमारी पैदा करने वाले जीव से वैज्ञानिक परिचित हो गए थे। अगर यह जीव उन्हें किसी मच्छर के पेट में मिल जाता तो यह साबित हो जाता कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता। रॉस ने इस संभावना पर विचार करते हुए शुरू कर दी अपनी जंग मलेरिया के संग। मलेरिया के मच्छरों को पहचानना और मलेरिया के रोकथाम का तरीका ढूंढना उनके जीवन का ध्येय बन गया। वे लगातार मलेरिया के रोकथाम एवं उनसे बचाव के उपाय में लगे रहे। वर्षों बीत गए, लेकिन मलेरिया और मच्छर के आपसी संबंध का पता नहीं चल सका। इसे जानने के लिए वे कई लोगों की अंगुलियों में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और जांच करते। यहाँ तक कि मच्छरदानी में मच्छर छोड़कर उसमें लोगों को सुलाते, मच्छर से कटवाते। फिर उनकी अंगुली में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते, उसकी जांच करते। मच्छरदानी के मच्छर को पकड़कर उसके पेट और सूंड की चीर फाड़ कर उसके अंदर के पदार्थ को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जांच करते। इस क्रम में उन्हें कई लोगों ने सहयोग दिया। सबसे ज्यादा मदद उनके कर्मचारी अब्दुल एवं एक मलेरिया के मरीज हुसैन खान ने की। हुसैन खान की डॉक्टर रॉस ने काफी देखभाल की। उन्होंने उन्हें फलों का जूस, दाल, सब्जी आदि पोषक खाना खिलाते थे। साथ ही बार बार उन्हें मच्छरों से कटवाते, फिर उनके नमूने लेते और उसकी जांच करते। साथ ही साथ वे जिन मच्छरों से हुसैन को कटवाते उनकी भी जांच करते। आखिरकार रॉस की तलाश पूरी हुई। एक विशेष प्रकार की मादा एनोफिल मच्छर के पेट में उन्हें मलेरिया के कीटाणु दिखे। वे खुशी से उछल पड़े। 16 साल के अथक प्रयास के बाद वे पता लगा पाए कि मादा एनोफिल मच्छर ही मलेरिया का कीटाणु का मनुष्य के शरीर से दूसरे मनुष्य तक फैलता है। मलेरिया के रोकथाम की दिशा में डॉक्टर रॉस द्वारा किए गए इस खोज को कोई नहीं भूल सकता। चलिए, ये चैप्टर शायद समाप्त हो गया। आगे है हमारा मैंने नक्शा कैसे बनाया। तो पहले बाद में पढ़ेंगे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बात है ये कि मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने नहीं, पहले इसमें लिख देंगे मादा एनोफिल मच्छर। मादा एनोफिल मच्छर के काटने से होता है। काटने से
होता है। इस बात का पता इस बात का पता उन्होंने नहीं, रोनाल्ड रॉस ने लगाया। रोनाल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। हवा के खेल, इसमें कुछ खास बात नहीं है। मैंने नक्शा बनाया। सुखदा खुशी से कूदते फांदते स्कूल से घर लौटी। घर आते ही अपनी कॉपी निकालकर सबको दिखाने लगी। मैडम आज सुखदा के घर आएंगी, यह खुशी की बात है। मैडम ने आज स्कूल में सभी बच्चों को नक्शा बनाने का कार्य दिया था। मैडम ने पूछा था, बच्चों स्कूल से आपके घर कैसे पहुंचेंगे, नक्शा बनाकर दिखाइए। सुखदा ने अपने घर पहुंचने का नक्शा इस प्रकार बनाया था। मैडम ने बारी बारी से सबके घर जाने की बात की। सुखदा का जहां इंपॉर्टेंट नहीं हो वहां पर भगा करके देख लें वीडियो को प्लीज, कि हर जगह इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि क्या पता कहाँ इंपॉर्टेंट बात मिल जाए। संकेत सूची, घंटा चौक, स्कूल, दुकान, पुल, रेल की पटरी, मंदिर, पेड़, सड़क, नदी, घर, इस तरह का नक्शा बनाया था। नक्शा बनाते समय रामू काका की दुकान नक्शा बनाते समय रामू काका की दुकान और बलदेव काका की दुकान दर्शाने में सुखदा सोच में पड़ गई। उसने दो एक जैसे डिब्बे बना दिए, मगर बलदेव काका का तो सब्जी बेचते हैं और रामू काका लकड़ी का सामान। ये है हमारा राज्य बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगले दिन कक्षा में मैडम बिहार का नक्शा ले आई जो इस प्रकार था। ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, और ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम। मतलब उत्तर पश्चिम में पश्चिमी चंपारण है, उत्तर पश्चिम में, और उत्तर पूर्व में किशनगंज आता है सबसे लास्ट में। और ये है कैमूर, तब रोहतास है, तब औरंगाबाद है, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर,
ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा इस तरह का होता है, और ये दोनों क्या होता है? इस नक्शे में बिहार के विभिन्न जिलों को दर्शाया गया। कहानी खत्म है वहीं पे। 10 नंबर में हमारी फसलें हमारा खान पान। ईरा और ईसु। ईरा और ईसु बड़े दिन की छुट्टियों में अपने गांव जा रहे हैं। वे अपने माता पिता के साथ पटना में रहते हैं। ईरा ईसु बड़े दिन की छुट्टियों में अपने गांव जा रहे हैं। वे अपने माता पिता के साथ पटना में रहते हैं। उन्होंने अभी तक अपना गांव देखा नहीं है। उनके दादा दादी जब भी गांव से पटना आते हैं तो प्रायः अन्न फल सब्जियां आदि लाते हैं। गांव से जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। दादी ने एक बार उन लोगों से कहा कि तुम्हारे शहरी जीवन का आधार गांव ही है। ईरा इसको हमेशा दादी के द्वारा कही गई इस बात पर चर्चा करते रहते कि आखिर गांव शहरी जीवन का आधार कैसे हो सकता है। दादाजी के साथ पगडंडियों पर चलते हुए ईरा ईसु के खेतों में लड़ाते हुए पौधे दिखे। कहीं कहीं कुछ लोग उन पौधों की कटाई कर रहे थे। कुछ लोग कटे हुए पौधों के पुलंदे को एक पत्थर पर पटककर उसकी फलियों को अलग कर रहे थे। ईरा ने अपने दादाजी से पूछा, ये क्या हो रहा है? दादाजी ने बताया, ये धान के पौधे हैं। इस इलाके की मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। यह हमारे यहाँ की मुख्य फसल है। जब धान की फसल पक जाती है तो उसे काट लिया जाता है। फिर धान के पौधे उसके बीज को अलग कर उसकी कुटाई करते हैं। चावल की प्राप्ति होती है। ईरा दोनों आश्चर्यचकित रह गए। जो कि भात वे खाते हैं उसका उपज इस प्रकार से होता है। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं दिख रहा है, आगे चलेंगे। दादाजी ने कहा, सबसे पहले धान का बिचड़ा लगाते हैं। 20-30 दिन के अंतर बिचड़ा मूड़ी के रूप में तैयार हो जाता है। मूड़ी को उखाड़ कर खेत में लगाते हैं। पर्याप्त पानी देते हैं। फसल के पकने तक पानी देते रहते हैं। कुछ फसलें, ये कोई फसल बुझाई ये, या तो कुछ सर्दियों में, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ये है खास बात कि बरसात में लगाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं, जबकि सर्दी में लगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। और इसी प्रकार गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात था। बरसात में बोई गई फसलें फिर सर्दी में बोई गई फसलें और गर्मी में बोई गई फसलें। बरसात में हो जाएगा खरीफ फसल, जैसे में धान, और सर्दी में रबी फसल, जैसे में गेहूं, और गर्मी में जायद फसल। इसने कहा कि क्या सभी स्थानों पर एक ही तरह के फसलों को उगाया जा सकता है? दादाजी बोले, भिन्न भिन्न स्थानों पर वहां की मिट्टी और मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती है। तो जायद को गर्मा फसल भी कहते हैं। नीचे बने नक्शे को देखें तो पता चलेगा कि अपने राज्य के कुछ जिलों में कौन सी फसल मुख्यतया उगाई जाती है।
वैशाली में केला, ये इंपॉर्टेंट बात है। वैशाली, वैशाली में मुख्यतया केला उगाया जाता है। उसके बाद इस दोनों का पता कहाँ चल रहा है क्या है? अच्छा, आगे लिखा होगा, आगे पहले पढ़ ही लेते हैं। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है मखाना। मधुबनी, दरभंगा। मधुबनी और दरभंगा, इसमें मखाना लगाया जाता है मुख्यतया। उसके बाद उसके बाद उसके बाद मक्का। मक्का कहाँ पे है? मक्का तो कहीं दिया नहीं है। मक्का, चलिए मक्का के बारे में बाद में देखेंगे। मक्का के बाद धान, गेहूं। कहने का मतलब हुआ कि जहानाबाद और नवादा में मुख्यतया गेहूं उपजाया जाता है। भागलपुर, इसके बाद धान। रोहतास और भागलपुर में धान उगाया जाता है। रोहतास और भागलपुर, इसमें धान उगाया जाता है। चना कहाँ उगाया जाता है? मधेपुरा में। हम्म, मधेपुरा, यहाँ पर चना ज्यादातर उगाया जाता है। अच्छा, मखान जो है, ये जो है, यह प्याज। शेखपुरा और जमुई में प्याज उगाया जाता है। शेखपुरा, जमुई में प्याज उगाया जाता है। ये नेपाल की सीमा। बेहतर बात यह है कि ये क्या है? ये मक्का जैसा लग रहा है। चलिए इसको बाद में देख लेंगे, गूगल कर लेंगे। कहने का ये मतलब हुआ कि भी है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे।
कहने का ये मतलब हुआ कि वैशाली केला के लिए प्रसिद्ध है, मधुबनी दरभंगा मखान के लिए प्रसिद्ध है, जहानाबाद और नवादा गेहूं के लिए, रोहतास भागलपुर धान के लिए, मधेपुरा चना के लिए, शेखपुरा जमुई प्याज के लिए। हम अपने अपने आसपास के गांवों को देखें तो वहां भी उगाई जाने वाली फसलों में विविधता हो सकती है। हम अपने अपने आसपास के गांवों में देखें तो वहां भी उगाई जाने वाली फसलों में विविधता हो सकती है। ठीक है, चलिए अब है ईसु बोला, दादाजी अलग अलग जगहों पर जब अलग अलग फसलें होती है तो उन जगहों पर लोगों के खान पान भी अलग अलग होते होंगे। दादाजी कहते हैं सहजता से उपलब्ध होने वाले खाद्य पदार्थ के अनुरूप ही लोगों की खान पान की आदतें बनती है, यहाँ तक कि अपने परिवेश से दूर चले जाने पर भी उनमें खान पान पर अपने परिवेश का प्रभाव बना रहता है। मुझे गुजराती खाना बहुत अच्छा लगता है, खाखरा और दाल तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ से हमको ये सीखने को मिल रहा है कि खाखरा और दाल गुजराती भोजन है। ठीक है, इडली डोसा के बारे में नहीं बताया गया है। पाव भाजी, लिट्टी चोखा बिहार का है, माछ भात बिहार, दाल बाटी की क्या कहने, ये सब कुछ करना नहीं है। यहाँ पे एक बात था कि खाखरा और दाल गुजराती भोजन है। खाखरा और दाल गुजराती भोजन है। हाँ, तभी तो मेरे साथ पढ़ने वाली चेन्नई की विजया प्राय इडली, हाँ इडली डोसा कहाँ का है, चेन्नई। इडली डोसा चेन्नई। ठीक, दादाजी जब भी मैं बाजार जाती हूँ तो दही बड़े खाने का मन करता है, पसंद हुई। हीरा बोली, मुझे तो मोमो अच्छा लगता है। दादाजी आपने कभी मोमो खाया है? दादाजी बोले, अरे हमारे जमाने में कहाँ ये सब चीजें मिलती थी, अब तो ना जाने क्या क्या चीजें मिलने लगी। ठीक है, दादाजी ने कहा कि समय के साथ साथ खान पान के तौर तरीके में भी बहुत बदलाव आया है। देश विदेश के भोज्य पदार्थ अब हर एक जगह मिलने लगे हैं, लेकिन इसलिए बदलते समय के साथ साथ लोगों के खान पान की आदतें में भी बदलाव आया है। हीरा बोली, आजकल अपने घर में भी समय समय पर नूडल्स, चाउमीन, मैगी, पिज्जा, बर्गर आदि बनते हैं। दादाजी बोले, भाई जो चाहो बनाओ खाओ, लेकिन यह भी सोचो कि क्या ऐसा भोजन खाकर हमें स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। हीरा सोच में पड़ गई, सही बात है, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद और फल खाना बहुत जरूरी है। आओ बनाएं लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ लिट्टी चोखा कई तरह से बनता है। ठीक है, अजवाइन, मंगरेला, नींबू, हरी मिर्च, ये सब पड़ता है, तो मालूम है, सबको मालूम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खत्म। अब आया अध्याय 11, जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। एक कहानी। सिद्धार्थ बगीचे में रंग बिरंगे फूलों और पक्षियों को देखकर खुश हो रहा था। अचानक एक हंस उसके सामने आ गिरा। उसे एक तीर लगा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। घायल हंस को सिद्धार्थ ने धीरे से उठाया। सिद्धार्थ ने उसके शरीर पर से तीर निकाला, घाव में पानी से धोया, कपड़ों को पकड़कर घाव मरहम पट्टी किया। ये सब बात पहले से मालूम है।
उसी बीच का चचेरा भाई देवदत्त तीर धनुष के लेकर आ गया। देवदत्त ने कहा, तुम मेरे हंस को छोड़ दो या मुझे दे दो, मैंने उसे तीर से गिराया। सिद्धार्थ ने देवदत्त को हंस देने से इनकार किया। सिद्धार्थ ने कहा कि ऐसा करो, हम लोग राज दरबार में चलेंगे, वहीं इसका फैसला हो जाएगा कि ये किसका है, इस पर किसका हक होगा। यह सब बात पहले से ही है, थक भी गया हूं। दुर्योधन इसका फैसला किया था, सिद्धार्थ को बाद में मिल जाएगा। ठीक है, बबली ने पाला तोता, उसने नाम सुगनी रखा। वह उसे एक सुंदर पिंजरे में रखती थी, वह उसे प्रतिदिन दाना पानी देती थी। सुगनी बबली की बातों को दोहराकर सब मन बहलाती थी। बबली को यह सब भी अच्छा लगता था। बबली जब स्कूल से पढ़कर आती तो सुगनी शोर मचाने लगती, बबली आ गई, बबली आ गई। अचानक एक दिन सुगनी बीमार पड़ी, खाना बंद, शोर मचाना बंद, बिल्कुल सुस्त पड़ी थी। बबली उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने दवा दी, फिर और साथ ही कहा कि सुगनी को पिंजरे से निकालकर खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। जंगली जानवर की सुरक्षा के लिए कई जंगल के विशेष हिस्सों को सरकार ने लोगों की दखल से बचाया है, उन्हें अभ्यारण्य के रूप में दिया है। ऐसे अभ्यारण्य बिहार में पश्चिमी चंपारण तथा बेगूसराय में है। जंगल में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो भोजन या आवास की आदि के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जंगल जैसे जैसे खत्म किए जा रहे हैं वैसे वैसे वहां के जीव जंतु भी कम होते जा रहे हैं। कई जीव जंतु जो कभी हमारे जंगलों में पाए जाते थे आज नहीं पाए जाते, उनकी संख्या बहुत कम है। उदाहरण के लिए तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बतख लगभग जंगल से गायब है। ये इंपॉर्टेंट बात है। आपने खेजड़ली गांव की अमृता की कहानी पढ़ी होगी। वह बिश्नोई समुदाय की थी। बिश्नोई समुदाय के लोग परंपरागत रूप से जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं। बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है। बिश्नोई का अर्थ होता है 29। उनके गुरुजी संभाजी के कहे अनुसार बिश्नोई लोगों ने 29 बातों को अपनाया, जिनमें जीव जंतुओं की देखभाल करना प्रमुख था। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। वन तथा वन्य प्राणियों की रक्षा करते करते ये अपनी जान तक दे देते हैं। ये जलावन के लिए हरे बड़े पेड़ों को काटकर इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, सिर्फ सूखे घास या सूखी लकड़ी को ही जलावन का इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए इलाके में कई जानवर जैसे कि चिंकारा, धारीदार हिरन, सांभर तथा काले सांड आजाद घूमते देखे जा सकते हैं। इसमें ही लोग जंतुओं का न शिकार करते हैं और न ही करने देते हैं। तो पहली बात इसमें यह है कि बिश्नोई उड़ीसा की एक जनजाति है। नहीं, राजस्थान की एक जनजाति है। बिश्नोई राजस्थान की जनजाति है। राजस्थान में एक गांव है खेजड़ली, यहीं पर बिश्नोई समुदाय पाए जाते हैं। उसके बाद बिश्नोई का अर्थ 29 होता है। बिश्नोई का अर्थ 29 होता है। बिश्नोई के गुरु जम्भाजी, बिश्नोई के गुरु थे जम्भाजी। जम्भाजी ने बिश्नोई को 29 बातें बताई थी।
विश्नोई जनजाति पेड़ पौधे जीव जंतु आदि का शिकार न करते हैं और न करने देते हैं। इसकी रक्षा करते 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 जान भी दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मान गए लोहा। विश्व विकलांगता दिवस होता है 3 दिसंबर को। मान गए लोहा। सुखदा और संजय तेजी से विद्यालय की ओर जा रहे थे। दीदी वो देखो हमारे विद्यालय की दीवार पर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। एक काम करते हैं 12 से दूसरे बार करेंगे, अब थक गए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है 12 से 21 तक दूसरे वीडियो में होगा।